नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ पूनम। चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा या फिर किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उनको धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल की, जहां पर सोशल मीडिया पर लगे बैन को बेशक हटा दिया गया है, लेकिन बवाल अभी भी जारी है। हिंसा में 19 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। और अब अगर ताजा हालातों की बात करें तो प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और शेर बहादुर देउबा के घर तोड़फोड़ की है। नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। देर रात ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि जेन ज़ी के युवाओं के नेतृत्व में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिससे कि पुलिस के साथ झड़प हुई है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और शेर बहादुर देउबा और गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की है। इसी बीच सरकार में इस्तीफे का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गृह मंत्री रमेश लेखक के बाद मंगलवार को कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। काठमांडू पोस्ट के अगर माने तो अधिकारी का कहना है कि सवाल पूछने वालों का दमन करना गलत है। स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल के रिजाइन करने की भी खबरें हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार में बने रहने का कोई मतलब ही नहीं है। नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी। भारी दबाव के बीच में नेपाल में गठबंधन सरकार टूटने का खतरा बढ़ गया है। देश में जुलाई 2024 से 88 सीटें वाली शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और 89 सीटें वाली केपी शर्मा ओली की सीपीएन मिलकर सरकार चला रही है। अभी तक सभी इस्तीफे नेपाली कांग्रेस के नेताओं ने ही दिए हैं। अब पूरे हिंसा के बीच में एक सवाल जो बार बार उठ रहा है कि आखिरकार नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया को बैन करने का यह फैसला अचानक से क्यों ले लिया। नेपाल में दिसंबर 2020 में एडवोकेट बीपी गौतम और अनीता बजगैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए विदेशी कंपनियों के विज्ञापन बेरोक-टोक दिखाए जाने पर प्रतिबंध की मांग की थी। इसी कड़ी में नेपाल केबल टेलीविजन फेडरेशन के महासचिव मनोज गुरंग ने भी एक रिट याचिका दायर की थी। इस मामले में कोर्ट ने तब सरकार से इस संबंध में नियम बनाने के लिए कहा था। अब 5 साल के बाद 3 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस टेक प्रसाद धुनगना और शांति सिंह थापा की बेंच ने इन रिट याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं के पक्ष में मैंडामस जारी किया गया था। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐसा आदेश है जिसके जरिए सरकारी अधिकारी, निचली अदालत या फिर सार्वजनिक प्राधिकरण को ऐसे सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है जिसने गलत तरीके से निभाने से इनकार कर दिया या फिर अनदेखा किया है। इससे कोर्ट किसी के कानूनी अधिकार या फिर सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन को सुनिश्चित करता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के चलते सरकारी विभाग तुरंत हरकत में आए और गुरुवार 4 सितंबर को अधिकतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोगों की पहुंच से बाहर ही कर दिया गया। तो वहीं नेपाल की कैबिनेट ने आज की हिंसा की जांच के लिए एक जांच समिति भी बनाई है। इस रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा था कि प्रतिबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक एक्स ने ऐसे तरीके से प्रतिक्रिया दी है जिससे कि नेपाल की राष्ट्रीय संप्रभुता का अपमान हुआ है। अब सोशल मीडिया बैन करने को लेकर आपके विचार क्या हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।